अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज साफ आ रही है तो क्लास शुरू कर लें। ठीक है बेटा, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये मैंने कल वाला टॉपिक लगाया हुआ है। कल हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आप देख सकते हैं कि कल एक जगह पर इसमें देख सकते हैं आप केस में आया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एसी आया था। तो मैंने आपको कहा था कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और इसका फॉर्मूला जो है ये v²/r होता है। तो मैंने आपको कहा था कि हम डेरिवेशन करेंगे अगली क्लास में, आपको बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है। और ये मैं आपको कल समझा चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। और चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की तरफ होती है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। ये सारी बातें मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो इसका कल समझा चुका हूँ। अब आज हमें ये देखना है कि इसका ये फॉर्मूला v²/r कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन देखें आपके सामने है। अभी लिखना कुछ नहीं है, पहले बात समझनी है। डेफिनेशन वही है जो मैंने कल समझाई थी। इट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल रोटेटिंग बॉडीज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्किल। इट इज क्रिएटेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, जितनी भी रोटेटिंग बॉडीज होती हैं उन सब के अंदर ये मौजूद होता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। और ये किसकी वजह से क्रिएट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। अच्छा, अब अगली बात भी आ जाए। अभी आपने ये वाली फिगर, लेफ्ट वाली बिल्कुल नहीं देखनी है, पहले राइट वाली फिगर को समझेंगे, इस पे बाद में आएंगे। पहले इधर आ जाए। देखिए इस फिगर में हमने ये शो किया है, सब इधर देखिएगा। इस फिगर में हमने ये शो किया है कि एक बॉडी है, वो सर्किल में आप देख लें, ये शो की है डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एक बॉडी है, ये सर्किल में इस तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। और पहले ये बॉडी पॉइंट ए पर थी और फिर पॉइंट ए से ये थोड़ी देर के बाद पॉइंट बी पे आ गई। आर जो है वो सर्किल का रेडियस है और सी जो है वो सर्किल का सेंटर है। और जब ये ए से बी आई तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना, वो थीटा हो गया। और वैसे तो आमतौर पर ये होता है कि जब बॉडी आती है, पिछले टॉपिक्स में ज्यादातर मैंने जब बॉडी आगे आती है तो मैंने ये वाला जो सर्किल पे जो डिस्टेंस है, आमतौर पे इसको हमने पिछले टॉपिक्स में एस लिया है। लेकिन इस टॉपिक में हमें सीधा सीधा चाहिए होगा, ये वाला चाहिए होगा। तो इसमें हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बनाया और उसको एस से मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ए से बी तक ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने एस से मेंशन किया। ठीक है, इस टॉपिक में हमें सीधे वाले की जरूरत है। तो ये ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट है सीधा सीधा, जो कि एस से मेंशन है। अच्छा, इसके बाद दो यहाँ टेंजेंशियल वेलोसिटीज है। पॉइंट ए पर जो बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v है और बी पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v डैश है। यानी अगर बॉडी को पॉइंट ए पर सर्किल से बाहर निकलने का मौका मिले तो बॉडी इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी, और अगर बी पर वो बाहर निकलने का चांस मिल जाए तो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। अब ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं आप देख रहे हैं, इनको मैंने चेंज दिखाया है, यानी यहाँ v है और यहाँ v डैश है। तो चेंज क्यों शो किया है? चेंज इसलिए शो किया है कि देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप देखिए कि ये वेलोसिटी टेंजेंट इस तरफ जा रहा है और जब बॉडी आगे आ गई तो टेंजेंट इस तरफ जा रहा है। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो तीन तरह से चेंज हो सकती है। अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होती है, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर दोनों चीजें चेंज हो तो भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें स्पीड का तो नहीं पता कि पता नहीं चेंज हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी को v से मेंशन किया और यहाँ पर हमने v डैश से मेंशन किया। अच्छा, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये लेफ्ट वाली फिगर हमें क्यों बनानी पड़ी। लेफ्ट वाली फिगर हमें इसलिए बनानी पड़ी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन में फर्क कितना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इन दोनों को सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो फिर बीच में जो है ना हमें डिफरेंस समझ में आएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये जो वेलोसिटी v है ये इस पॉइंट से, इसकी जो लाइन है ये इस पॉइंट से शो हो रही है, और v डैश की जो लाइन है ये पॉइंट b से शो हो रही है। अब ये पॉइंट अलग है और ये अलग है, तो इसलिए हमें बीच में गैप समझ नहीं आ रहा कि हम चेंज वेलोसिटी का कैसे मेंशन करें। तो इसलिए हमने क्या किया कि देखिए ये वेक्टर जैसा का जैसा बना हुआ है, ये देखिए जिस तरह ये वेक्टर बना हुआ है इसको ऐसे ही उठा के देखिए हमने यहाँ पे रख लिया। ये देखिए, ये है v का वेक्टर, इसको हमने दोबारा यहाँ बना लिया। और ये देखिए v डैश का वेक्टर जैसे बना हुआ है, इसको हमने दोबारा यहाँ पे बना लिया। ये हमने वेक्टर बना लिए दो, और ये अब सेम पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट को हमने कह दिया d। तो इस तरह हमने देखो इस वेक्टर को यहाँ पर दोबारा बनाया है,
और इस वेक्टर को यहाँ पे दोबारा बनाया है और दोनों को सेम पॉइंट से स्टार्ट किया है और उस पॉइंट को हमने कह दिया डी, और इन दोनों के बीच में जितना एंगल बन गया उसको बोल दिया थीटा। अब हमें ये गैप समझ आ गया कि भाई अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है ये वेलोसिटी के चेंज को शो करेगा, तो इसको हमने डेल्टा वी से शो कर दिया। यानी वेलोसिटी देखें, ये v है और ये v से चेंज होके चली गई v डैश की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया वो चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, वो डेल्टा वी हो गया। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया d, इस पॉइंट को हमने लिख दिया e और इसको लिख दिया हमने f। तो इस तरह ये देखें, ये पूरी ये वाली जो है ये एक ट्राइंगल बन गई। तो ये जो ट्राइंगल बन गई, इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल DEF। और ये जो ट्राइंगल यहाँ पर एक बन गई, देखिए ये एक ट्राइंगल यहाँ भी बन गई, ये वाली ये A से B और B से C जा रही है, तो ये जो ट्राइंगल होगा इसका नाम होगा ट्राइंगल ABC। ठीक है जी। अच्छा, समवन इज मैसेजिंग मी। मोहम्मद अम्मार कहते हैं सर ये वाली डायग्राम एक दफा दोबारा समझा दें। हाँ, दोबारा समझा देते हैं। मैंने ये बताया आपको, मैंने ये बताया कि हमने ये जो वेलोसिटी है v, ये जो वेलोसिटी है v और ये जो वेलोसिटी है v डैश, इनके दरमियान में गैप कितना आ रहा है, यानी इनके दरमियान फर्क कितना आ रहा है, इस फर्क को देखने के लिए हमने इनको सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने समझ लीजिए किया कि जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमने एक पॉइंट ले लिया d, ये पॉइंट लिया हमने d, और फिर देखो ये जो वेक्टर, जैसे ये वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ v बना हुआ है, इसको हम देखो ऐसे बना लिया, ये बना लिया हमने v, ये हमने ऐसे बना लिया। अच्छा, अभी मैं समझा रहा हूँ कि किसी और ने मैसेज कर दिया है भाई। अच्छा, और हम कह रहे हैं v और v डैश में क्या फर्क है, तो मैं तो अब दोबारा समझा रहा हूँ, तो सुन लो, मैं तो पूरी बात दोबारा बता रहा हूँ, तो बीच में तुमने सवाल दोबारा कर दिया। अभी देखो ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो। अच्छा हाँ, अगर वो ये पूछ रहा है v और v डैश में क्या फर्क है, तो वो भी मैं अभी इतनी देर से यही तो समझा रहा था। मैं ये बता रहा था कि ये जो v है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और v डैश की डायरेक्शन इस तरफ है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी और ये सेम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई अगर मैं यहाँ भी v लिख दूं, फर्ज करें मैं यहाँ v डैश ना लिखूं और यहाँ भी v लिख दूं, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, तो हम दोनों को कैसे v कह सकते, वेलोसिटी सेम उस वक्त होगी जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो इसलिए इसमें फर्क है। तो अब मैं ये बता रहा था, किसी और बच्चे ने जो सवाल पूछा था मैं उसको समझा रहा था कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने देखो यहाँ एक पॉइंट लिया, देखो भाई यहाँ एक पॉइंट लिया, और पॉइंट लेने के बाद ये जैसे वेलोसिटी v बनी हुई है बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ बना दिया, ये बना दिया v। ठीक है जी, और फिर देखो ये वाली जो v डैश बनी हुई है इसको एज इट इज बना दिया, ये यहाँ बना दिया v डैश, और ये जो पॉइंट है इसको ले लिया d। ऐसा क्यों किया, इसलिए कि अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर कहाँ आएगा, ये बीच में जो गैप आया यहाँ पर वेक्टर आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, और इसको शो किया जाएगा डेल्टा वी। तो ये जो डेल्टा वी भी है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है कि डायरेक्शन में कितना फर्क आ रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है और इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, v से v डैश की तरफ। तो ये जो डेल्टा v है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ये जो v है ये यहाँ वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ये जो v डैश है ये यहाँ वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो आप देखिए ये फिगर अब समझ आ गई होगी, ये d लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर e लिख दिया, और ये वाला जो पॉइंट है इस पे f लिख दिया। ठीक है, और ये v आ गया, ये v डैश आ गया, ये डेल्टा v है, ये थीटा। अब बताएं कि आपको ये फिगर समझ आ गई। अब पहले सब लोग मुझे बताएं कि ये फिगर और ये दोनों समझ आ गई, तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। हाँ जी, ठीक है जी, लोग कह रहे हैं समझ आ गई है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अब अगली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों ने पिछली क्लास में, यानी कि आपने जो मैट्रिक की क्लास है, अच्छा जी, मुबशिर क्या कह रहा है, सर अगर डायरेक्शन, मुबशिर कहता है कि सर अगर डायरेक्शन पैरेलल मगर ऑपोजिट हो तो भी v नेगेटिव होगा। बेटा ये ध्यान में रखो कि मैंने ये v नेगेटिव नहीं लिया, जरा ये बात ध्यान में रखो कि ये ध्यान में रखो कि भाई ये, हाँ मुबशिर कह रहा है कि ये v माइनस नहीं है, ये v डैश है। तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फिर तो ये है कि भाई ये वाली वेलोसिटी अगर एक इधर जा रही है और एक उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ रही है, फिर बात ये होगी कि भाई आप एक को प्लस में ले लो और एक को माइनस में ले लो। ये तो उस वक्त होगा जबकि बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है, ये तो ये है ना कि भाई देखो इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है
और इसकी इधर जा रही है, तो ये ऑपोजिट नहीं है, इसलिए ये प्लस माइनस नहीं है, ये है v और ये v के ऊपर हमने डैश लगाया है। बात समझ आ गई जी? ठीक है जी। अच्छा, फाइज कहता है राइट वाली पिक्चर बता दें प्लीज। तो यार मैं तो 2 दफा बता चुका हूँ, तो आप ज्वाइन अभी किया आपने क्या फाइज आंसर? जी फाइज साहब, अभी मैंने 2 दफा पूरी बात समझाई है, तो आप अभी देर से आए। अच्छा, आपने देर से ज्वाइन किया है। अच्छा, वो तो मैं 2 दफा बता चुका हूँ बेटा। अब आप लेक्चर की जब वीडियो अपलोड होगी उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने 1 दफा समझाया, फिर मैंने दोबारा समझाया। अब मैं दोबारा समझा के जैसे ही कंप्लीट किया और मैंने सबसे पूछा फिगर समझ आ गई, सबने ओके किया, तो फिर आप अभी आ गए, और तीसरी दफा मुश्किल है बताना। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था आपको कि आपने पिछली क्लास में, मैट्रिक की क्लास में, आपने मैथ्स में आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो आपने देखो पढ़ी होंगी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और एक आपने पढ़ी होंगी सिमिलर ट्राइंगल्स। अब मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये होती हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स ऐसी हों जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो। अब जैसे मैं आपके सामने ये 2 ट्राइंगल्स बना रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल तकरीबन एक जैसी बन जाए। तो अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, क्यों? इनकी तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल की तीनों साइड और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल सेम होंगे। तो अगर 2 ट्राइंगल्स ऐसी हों जिनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम हो, तो वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। लेकिन दूसरी बात है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसी होती हैं जिनके साइज में फर्क हो सकता है लेकिन शेप उनका एक जैसा होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक ट्राइंगल ये बनाता हूँ, एक मैंने ट्राइंगल आपके सामने ये बनाई, और फिर एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने जरा बड़ी बना दी, लेकिन आप देख सकते हैं कि शेप इनका सेम है। अब अगर फर्ज कर लें कि मैं इस ट्राइंगल को कहता हूं पी क्यू आर, इस ट्राइंगल को मैं कहता हूं पी क्यू आर, और फर्ज कर लें इसको मैं कहता हूं एल एम एन। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि इनका शेप जो है वो सेम है, ठीक है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स जब होती हैं तो होता यह है कि उनमें कोई रेशो होती है। अब मिसाल के तौर पे छोटी ट्राइंगल के मुकाबले में जो बड़ी ट्राइंगल है वो 2 टाइम बड़ी होगी, या 3 टाइम बड़ी होगी, या 4 टाइम बड़ी होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड 2 मीटर है, ये वाली साइड 3 मीटर है, ये वाली साइड 4 मीटर है। ऐसी एक मिसाल ले ली। और नीचे वाली ट्राइंगल के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर वाली ट्राइंगल से 2 टाइम बड़ी है, 2 टाइम बड़ी है, तो इसकी हर साइड 2 टाइम बड़ी हो जाएगी। जैसे ये 2 मीटर है तो ये 4 मीटर हो जाएगी, ये 3 मीटर है तो ये 6 मीटर हो जाएगी, ये 4 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी। ऐसा होता है। तो फिर सिमिलर ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स को डिवाइड किया जाए और दूसरी ट्राइंगल की भी बिल्कुल वैसी ही 2 साइड को डिवाइड किया जाए तो रेशो सेम होती है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाली ट्राइंगल में फर्ज कर ले मैंने पी क्यू को फर्ज कर ले मैंने डिवाइड किया क्यू आर से। एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है जी। इस साइड को मैंने इस साइड से डिवाइड किया। अब मैं नीचे वाली ट्राइंगल में ऐसी साइड ले लेता हूं, जैसे इसमें पी क्यू है तो इसमें ये वाली साइड है एल एम ले लिया, अपॉन इसमें जैसे क्यू आर है इसमें ये वाली हो जाएगी एम एन, तो ये रेशो सेम होगी। अब जैसे अगर आप वैल्यू रखें, देखिए पी क्यू कितना है 2 अपॉन क्यू आर देखें कितना है 4 इज इक्वल टू, यहां देखिए एल एम कितना है 4 और एम एन ये कितना है 8, तो देखिए ये कैंसिल होगा 1/2 आएगा, और इधर भी ये कैंसिल होगा 1/2 आएगा, इक्वल आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की। अब ये मैंने आपको मिसाल इसलिए बताई है कि अब ये प्रॉपर्टी हम इन 2 ट्राइंगल्स पे अप्लाई करेंगे। देखिए ये ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल डीईएफ, इन दोनों का शेप क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों का शेप कैसा है, सेम, दोनों सेम शेप की ट्राइंगल है। ये हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये इक्वल भी है, हम नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल हमने इसके इक्वल बना दिया, या ये वाली साइड हमने बिल्कुल इक्वल बना दी, लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि इसका शेप और इसका शेप बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ट्राइंगल बन रही है डीईएफ और यहाँ जो ट्राइंगल बन रही है, इधर जो ट्राइंगल बन रही है एबीसी, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। अब अगर हम इन पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, मिसाल के तौर पे इस ट्राइंगल की मैं 2 साइड्स को डिवाइड करता हूँ, फर्ज कर लें इसकी मैं एक ये साइड ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले ली ए बी अपॉन ए सी, ये मैंने 2 साइड्स डिवाइड की। अब मैं यहां भी 2 साइड लेता हूं। अब यहां पर देखो जो मैंने 2 साइड लिए वो कौन कौन सी लिए, देखो मैंने लिया, यहां पे मैंने लिया ए बी
अपॉन AC लिया था मैंने। तो इसमें देखो ए बी जो साइड थी, देखना गौर से सुनना, ए बी जो साइड थी वो थीटा के सामने वाली थी, और ये जो AC है ये थीटा के बराबर वाली थी। यानी ऊपर जो मैंने साइड रखी है वो थीटा के सामने वाली है, और नीचे जो रखी है वो थीटा के बराबर वाली है। तो अब मैं दूसरी ट्रायंगल में भी ऐसी साइड देखूंगा कि इसमें ऊपर रखूंगा थीटा के सामने वाली। तो देखो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, ये EF, EF। और एक मैं ले लूंगा थीटा के बराबर वाली, तो थीटा के बराबर वाली कौन सी है, ये DE। समझ आई बात? तो AB अपॉन AC अगर मैं यहां से लेता हूं, और EF अपॉन DE मैं यहां से लेता हूं, तो ये जो होगी सेम होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ये बात जो मैंने आपको सारी समझाई है, अब देखिए यही बात मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, ये देखिए, ये जो मैंने आपको भी समझाया ये देखिए यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है जी, एक बॉडी है वो सर्किल में रोटेट कर रही है, रेडियस r है, और बॉडी A से कहां तक जा रही है, A से B तक जा रही है। ठीक है, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B इज S, यानी A से लेके B तक की जो सीधा सीधा डिस्टेंस है ये S है, एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो थीटा है ये बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। V and V dash are the tangential velocities at points A and B। V और V dash जो है ये tangential velocities है, ये A पर है और ये B पर है, ठीक है, respectively। Whereas delta V is the change in velocity, और जो delta V है ये change in velocity है। फिर हमने क्या कहा कि according to figure triangle ABC, यानी ये वाली triangle, and triangle DEF, यानी ये वाली triangle are similar triangles using the property of similar triangles। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि रेशो मैंने कैसे बनाई। तो आप मुझे सब लोग बताएंगे यहां तक बात, तो मैं समझा चुका हूं, आपको समझ आ गई बात आप लोगों को? ठीक है जी, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो अब समझ आ गया ना, तो अब आप लोग जरा नोट करें, यहां से यहां तक नोट करें। यहां तक मेरा ख्याल है फिगर आपने पता नहीं बनाई है नहीं बनाई, अगर नहीं बनाई तो हाँ आपने नहीं बनाई, तो आप यहां से चलें, यहां से चलें, अभी तो काम शुरू ही नहीं किया, यहां से यहां तक आ जाए आप, फिर मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। चलिए शाबाश, करें काम ये।
हाँ भाई कर लिया, बोलो भाई। ओके, ये उमर सलीम कह रहा है लास्ट इक्वेशन जो लिखी है एक दफा दोबारा बता दें। उमर सलीम आप देर से आए, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपने बेटा देर से ज्वाइन किया है। उमर सलीम, उमर सलीम आपने देर से ज्वाइन किया है, शुरू से हैं क्लास में? तो फिर क्यों समझ नहीं आया? मैंने बताया तो है। फाइज आंसर कह रहे हैं मेरा सवाल तो बता दें। बेटा आपका सवाल ही अजीब है, आप सवाल ही ऐसा करते हैं, मेरी समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपका सवाल पढ़ रहा हूँ, आपका सवाल ये है कि सर दोनों थीटा के बराबर वाली साइड है, क्या समझो इससे? दोनों थीटा के बराबर वाली साइड है, क्या सवाल हुआ, ये क्या समझो बताइए। फाइज आंसर बेटा सवाल समझा दें। आपका सवाल है सर दोनों थीटा के बराबर वाली साइड है, ये सवाल मैं कैसे समझूं? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? डीई एंड ई एफ, अच्छा दोनों थीटा के डीई और ई एफ कहां से? अच्छा शायद मैं, बेटा आपने लिखा है डीई और डी एफ, जबकि मैंने तो डीई और डी एफ नहीं लिखा, मैंने तो डीई और ई एफ लिखा है। चेक करो आप, मैंने स्लाइड में क्या लिखा हुआ है और आपने यहाँ क्या लिखा है, चेक करो, बोलो बोलो फाइज आंसर, जल्दी करो बेटा टाइम निकल रहा है, बोलो। अब आप कह रहे हो पता कैसे चलेगा कि डी लेना है कि डी एफ लेना है? पहले तो आप सवाल कुछ और कर रहे हो, अब आप कोई और बात कर रहे हो। पहले आपने कहा कि दोनों थीटा के बराबर वाली साइड है, मैंने कहा कैसे? आपने कहा डी और डी एफ, तो मैंने कहा कि डीई और डीएफ तो आपने गलत लिखा है, मैंने तो कुछ और लिखा है, तो आपने सवाल कह दिया कि पता कैसे चलेगा। तो आप पूछना क्या चाहते हो पहले ये सोचो, क्या आप पूछना क्या चाहते हो? पहले आपने सवाल गलत किया, आपने लिखा कि दोनों थीटा के बराबर वाली साइड है, तो मैंने कहा कैसे, तो आपने लिख के भेजा डीई और डीएफ, तो मैंने आपको बोला कि मैंने डीई और डीएफ नहीं लिखा, मैंने डीई और ईएफ लिखा है, तो आपने दूसरा सवाल डाल दिया कि पता कैसे चलेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं, बोलो बेटा। सवाल अपना एक ऐसा करो कि मुझे सवाल समझ आ जाए कि आपके जहन में क्या बात है, आप पूछना क्या चाह रहे हो। दो तीन बातें मिक्स नहीं करो, एक पॉइंट पूछो कि पूछना क्या चाह रहे हो। बोलो बेटा, टाइम जाया हो रहा है, ताकि हम आगे चलें, क्योंकि वक्त हमारे पास शॉर्ट होता है, अगली अगली क्लास आ जाती है टाइम पे। अच्छा अब आपने क्या कहा कि जी सिमिलर ट्राइंगल्स को पूछ रहा हूं, सिमिलर ट्राइंगल्स को पूछ रहा हूं कि एक थीटा के ऑपोजिट है दूसरी बराबर वाली, ये भी समझ नहीं आया। सिमिलर ट्राइंगल्स का पूछ रहा हूं, एक थीटा के ऑपोजिट है और दूसरी बराबर वाली, तो कौन सी बराबर वाली लेनी है? ये तो हम बताएंगे ना कौन सी लेनी है, हम बता तो रहे हैं कौन सी लेनी है, जो टीचर आपको बताएगा वो लेंगे ना, मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी लेनी है, तो आप वही लें जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि मुझे पता है कि कौन सी साइड लेने से आपका एक्सप्रेशन आएगा, तो वो तो मैं बताऊंगा आपको। समझ आई बात? नहीं समझ आई बात? वो मैं आपको बताऊंगा कि बराबर वाली साइड कौन सी लेनी है, बोले। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा उमर सलीम आपको मैं दोबारा बता देता हूं, उमर सलीम को कौन सी इक्वेशन पूछनी है। उमर सलीम ने कहा कि सर इक्वेशन दोबारा बता दें, तो उमर सलीम को मैं इक्वेशन दोबारा बता रहा हूं। उमर सलीम बेटा आप सुन लें, मैंने कहा था कि भाई दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है एक ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है डीईएफ, ये वाली है एबीसी, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों की दो दो साइड्स को डिवाइड करना है एक जैसी। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने लिया ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर इस ट्राइंगल में मैंने ये साइड ए बी है और ये ए सी है, इन दो साइड्स को डिवाइड किया। ठीक है, अब इसमें जो साइड ए बी है, इसमें जो साइड ए बी है वो थीटा के सामने वाली है, और ये जो साइड ए सी है ये थीटा के बराबर वाली है। तो अब यहाँ पर भी हम दो ऐसी ही साइड लेंगे, इस ट्राइंगल में एक थीटा के सामने वाली ले लेंगे, एक बराबर वाली ले लेंगे। तो इसमें देखें थीटा के सामने वाली साइड ये है ई एफ, और थीटा के बराबर वाली ये हमने ली डी ई।
तो हमने क्या किया, ई एफ अपॉन डी ई, और यहाँ ए बी अपॉन ए सी। तो इस तरह हमने दोनों ट्राइंगल से एक एक रेशो बनाई है। अब मैंने इक्वेशन दोबारा बता दी, तो उमर सलीम आप मुझे बता दें, समझ आ गया? ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, क्लियर है आप लोग? अच्छा, फाइज साहब ने एक सवाल और बोल दिया कि जी सर एबीसी तो आइसोसेलिस आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो बेटा आइसोसेलिस तो नहीं है ना, आइसोसेलिस, हाँ ठीक है आइसोसेलिस है क्योंकि दो रेडियस इक्वल है, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। अब बेटा आप लोग ये देखें कि ए बी, देखिए ये साइड जो है ए बी ये किसके इक्वल है, एस के। तो ये देखें ए बी की जगह पे हम रखेंगे एस, ये मैं आगे आपको आगे का काम बता रहा हूँ। और ए सी ये वाली साइड है आर के इक्वल, तो इसकी जगह हम नीचे रखेंगे आर, ये एस अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखें ई एफ ये डेल्टा वी के इक्वल है, तो यहाँ डेल्टा वी आ जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाय ये जो है डी ई ये वी के इक्वल है, यहाँ वी आ जाएगा। तो इस तरह जब आप आगे बढ़ाएंगे काम, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट पे आएगा एस अपॉन आर, ठीक है, ये यहाँ समझ ले, फिर अगली स्लाइड दिखा दूंगा। और राइट पे आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। अच्छा अब सब लोग जानते हैं कि भाई एस जो होता है वो वी टी के इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एस है, देखिए यहाँ जो एस है इसकी जगह वी टी रख देंगे, ये हो जाएगा वी टी अपॉन आर, और राइट साइड पे डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये अगले दो स्टेप मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि स्लाइड चेंज हो रही है, तो मैंने आपको यहाँ समझा दिए। तो अब आप देखिए अगली स्लाइड, ये देखिए जैसे मैंने आपको समझाया था, ये दो स्टेप मैंने आपको बता दिए, ये वाले, ये मैंने समझा दिया आपको और ये समझा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी जो है वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा वी आर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। डेल्टा वी देखें ये आर से मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो वी टी है ये वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी टी इंटू वी हो जाएगा। तो ये v फिर इस v से मल्टीप्लाई होगा, तो ये v स्क्वायर t हो जाएगा, और ये डेल्टा v इंटू आर होगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगले स्टेप में ये करेंगे कि t को लेफ्ट पे ले आएंगे और r को राइट पे ले जाएंगे। देखिए अगला स्टेप, ये देखिए अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये t को हमने क्या किया, t को इधर ले गए, t यहाँ आ गया, तो डेल्टा v अपॉन टी हो गया, ये r राइट पे चला गया, ये v स्क्वायर अपॉन r हो गया। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि ये जो डेल्टा v अपॉन टी है, डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये ac के इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो इस तरह ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आएगा कि ac इक्वल होता है v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, ये मोस्ट बेसिक है, ये मोस्ट बेसिक है कि ac इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r है। फिर इसकी एक सेकंड फॉर्म बनेगी, वो सेकंड फॉर्म ये बनेगी कि देखो हमें पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी v जो होती है वो इक्वल होती है r ओमेगा। तो हम यहाँ पर ये जो v है इसकी जगह पे r ओमेगा रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, देखिए v की जगह r ओमेगा रख दिया, ये v की जगह हमने r ओमेगा रखा, और v पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया। अब जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया r, तो फिर ये r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। फिर एक मैं थर्ड भी बताऊंगा, यानी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके फॉर्मूले की तीन फॉर्म्स हैं। एक तो ये बन गया पहले, ये मोस्ट बेसिक है। फिर इसके बाद अभी अगले स्टेप में आप देखेंगे कि अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा आपको, इसके बाद दूसरा वाला बन जाएगा जो मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको इसका एक तीसरा भी बताऊंगा। तो अब आप ये करें पहले कि यहाँ तक का तो आप काम, यहाँ से यहाँ तक तो आ जाए, इधर तक आ जाए, फिर मैं अगली स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ, ये नोट कर लें आप फटाफट। अच्छा जी, अब बाकर कह रहा है सर कैमरा ऑन है किसी का। बेटा किसी का कैमरा ऑन है वो बंद कर लें, मैंने मिनिमाइज कर दिया यहाँ से, लेकिन उससे डिस्टर्बेंस हो रही है तो बंद कर दें। अच्छा मोहम्मद अफान कहते हैं सर आपने बोला कि AC इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन टी होता है, तो AC के लिए फॉर्मूला, सर आपने बोला कि AC इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन टी होता है, तो AC के लिए ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखे ना, देखो AC जो है वो एक एक्सेलरेशन की काइंड है, यानी AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन का बेसिक क्या होता है कि बेसिक एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा V अपॉन टी होता है। तो एक्सेलरेशन की किसी भी काइंड पर बेसिक फॉर्मूला तो अप्लाई हो सकता है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी कहीं पर अगर AC आपसे पूछा जाए तो आप डेल्टा V अपॉन टी बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अब ये मोस्ट बेसिक है, अब इस मोस्ट बेसिक को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक और फॉर्म आ जाएगी R ओमेगा स्क्वायर, और फिर इसको एक और आगे बढ़ाएंगे तो एक और आ जाएगी। तो
तो ये तो मोस्ट बेसिक है। उसके बाद ये इसकी सेकंड एडवांस फॉर्म है, फिर उसके बाद ये थर्ड है। तो इस तरह किसी भी फॉर्मूले की जो पॉसिबल फॉर्म्स होती हैं वो हम सारी बताते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दो दो तीन तीन फॉर्म्स पॉसिबल हैं, तो हम वो तीनों बताएंगे। समझ आ गई बात? ये फाइज आंसर साहब आप मुझे सर लिख के भेज रहे हैं, अब आगे तो आपने कुछ बोला नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा इससे? अच्छा, अब जनाब आप फाइज साहब कह रहे हैं कि सर ये वी डैश यूज क्यों नहीं किया? नहीं किया तो नहीं किया, मतलब जरूरी है कि हर चीज यूज हो जाए? अगर एक फिगर में 8 चीजें लिखी हैं तो पूरी 8 की 8 हम डाल दें, जो हमारे काम की होगी वो हम डाल देंगे। अगर एक फिगर में 6 चीजें लिखी हैं तो जरूरी तो नहीं कि हम सारी 6 की 6 डाल दें, 10 लिखी हैं तो 10 की 10 डाल दें। उसमें से जो हमें यूज करनी होगी वो हम कर लेंगे। वी डैश की जरूरत ही नहीं थी, नहीं यूज किया। आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये चीज यूज की है, ये वाली क्यों नहीं की, फिर वो कर लेंगे तो किसी तीसरे के बारे में बोलेंगे वो क्यों नहीं की। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। समझ आ गई बात? मुबशिर कह रहा है वी डैश स्टैंड फॉर वी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वी कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, वी बार कह सकते हैं, वी प्राइम कह सकते हैं, वी डैश कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। अच्छा, अनस कह रहे हैं कि सर ये क्या सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन पर अप्लाई होता है? नहीं बेटा, यूनिफॉर्म पे नहीं, दोनों पे लगेगा। अगर मोशन जो है वो यानी बॉडी की जो रोटेशन है अगर यूनिफॉर्म है तो भी अप्लाई हो जाएगा, और अगर स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो भी अप्लाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे दोनों में कैसे अप्लाई होगा? इसलिए कि अगर बॉडी की रोटेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो फिर भी चेंज हो रही है। वो किसकी वजह से चेंज हो रही है? वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है। तो इसलिए दोनों पे लग जाएगा। ठीक है अनस, बात समझ आ गई? हम्म। हाँ भाई, कर लिया यहाँ तक काम, आगे चले। बोलो बेटा, आगे चले। ठीक है भाई, आगे जाते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ तक तो सेकंड फॉर्म तो मैंने बता दी थी आपको, यहाँ तक तो आ जाए आप। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, ये पुट करके यहाँ तक आ जाए। ठीक है जी, कर लिया। अब आगे बढ़े। अब एक थर्ड फॉर्म क्या रह गई है? देखो, थर्ड फॉर्म ये रह गई है, मैंने कल या परसों की क्लास में आपको बताया था कि जो रोटेटिंग बॉडीज हैं उनका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर इधर से ओमेगा को t की जगह ले जाएं और t को ओमेगा की जगह ले आए तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी के। तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इस ओमेगा की वैल्यू को यहां रख दें। तो ओमेगा की जगह हम रखें 2 पाई अपॉन टी, और जो ओमेगा पर स्क्वायर है वो हम वैसे ही लगा दें। देखिए ये किया हम, ये देखिए, समझ आई बात? ये मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन भी कर दिया कि t इक्वल है 2 पाई अपॉन ओमेगा के। सो ओमेगा इक्वल हो गया 2 पाई अपॉन टी। तो ये देखिए, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी रखा, और ये ओमेगा पे स्क्वायर था, ये स्क्वायर अपनी जगह आ गया। जब आप इस स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और पाई स्क्वायर आ गया, और नीचे टी स्क्वायर आ गया, और फिर ये आर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को जो फॉर्मूला है उसकी 3 फॉर्म्स है। पिछली वाली स्लाइड पे जो आई थी ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वो उसकी बेसिक फॉर्म है, वो पहला फॉर्मूला है। फिर ये दूसरा है, और ये तीसरा है। अब एग्जाम में तो आपसे कोई सा भी बनाने को कह सकते हैं, अक्सर एग्जाम में यहां तक पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सारे इसलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में आगे की भी बात हो सकती है। अक्सर तो ये कहते हैं कि भाई प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अक्सर एग्जाम में सवाल आता है डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी आपसे वो ये भी कह सकते हैं कि ये वाला बना दें, तो फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। और अगर ये वाला बनाने को बोलेंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, और अगर बोल देंगे ये बनाना है तो फिर आप यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको तीनों बता दी,
लेकिन मोस्ट चांस यही है कि यहां तक पूछते हैं एग्जाम में ज्यादातर, ये वाला आपसे और ये वाला नहीं पूछा जाएगा तो आप नहीं बताइएगा, लेकिन ऑन द सेफ साइड मैंने आपको सारे बताए ताकि ये आ जाए या ये आ जाए तो आप बना सकते। समझ आ गई बात? बोलो भाई। ये नोट कर ले तो बता दें, इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक और एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर क्लास ऑफ कर देंगे, तो ये नोट कर लें। ठीक है जी, नोट कर लिया, आगे चलें। बोलो बेटा, कर लिया? तो मैं आगे जा रहा हूं, कोई रह गया तो बता दो वरना मैं मूव कर रहा हूं आगे। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत ही छोटा सा और आसान सा फॉर्मूला है, समझ लें इसको। ये भी एक एक्सेलरेशन होता है। ये देखिए ये क्या होता है, ये देखिए जरा, समझ लीजिए इसको भी जरा। देखो ये हमने शो किया है, ये एक बॉडी है, ये देखो इस डायरेक्शन में घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है जी, अच्छा। अब यहां पर देखो इसकी टेंजेंशियल, इसके अंदर दो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है। ये देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका इस तरफ होगा, टेंजेंट की तरफ, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका सेंटर की तरफ होगा। इन दोनों एक्सेलरेशंस का एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी होता है जिसको बोलते हैं ए आर। उसके लिए हमने क्या किया, देखो ये ए सी का वेक्टर है, ये देखो यहां बनाया, और ये देखो ये ए टी का वेक्टर है, ये यहां बनाया, और फिर हेड एंड टेल रूल अप्लाई किया कि अभी तो दोनों के टेल ज्वाइन हो रहे हैं, तो वेक्टर्स में आपको पता है हेड एंड टेल रूल होता है, तो इस वेक्टर को सामने बना दिया एटी वाले को। जब सामने बनाया तो अब आप देखो ए सी का जो हेड है इसकी टेल से ज्वाइन हो गया, हेड एंड टेल फॉलो हो गया। अब जब हेड एंड टेल फॉलो हो गया तो यहां पर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस किस का रिजल्टेंट है, इस एक्सेलरेशन के वेक्टर का और इसका। तो ये ए आर जो होता है ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इसको निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो ये राइट ट्रायंगल अप्लाई हो रही है, इस पे आप पाइथागोरस से अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है जी, और फिर आप इधर से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, और डेफिनेशन हमने इसकी बता दी है कि व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन सर्किल देन इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and as well as tangential acceleration. The resultant of both is denoted by AR and can be find out by vector diagram. तो ये इसकी वेक्टर डायग्राम कहलाती है जो हमने बनाई है यहाँ पे। और फिर फर्दर हमने इसमें काम किया है कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है थीटा, तो ये निकालने के लिए हमने इस ट्राइंगल पे टेन थीटा अप्लाई कर दिया। तो टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये इसका बेस हो गया। ठीक है जी, यानी ए टी अपॉन ए सी, टेन को दूसरी साइड ले जाएं तो ये टेन इनवर्स ए टी अपॉन ए सी, ये इसका एंगल आ गया। और किसी भी वेक्टर का जो थीटा होता है, जैसे ये जो वेक्टर है ए आर, आपने इसका थीटा निकाला है, तो थीटा को किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कहते हैं। जब भी आप किसी वेक्टर का एंगल निकालेंगे तो फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये उसकी डायरेक्शन है। अब चूंकि ये थीटा ए आर का है, यानी देखें इस वेक्टर का ये एंगल है, और ये बन किसके साथ रहा है, इस वेक्टर के साथ बन रहा है। ये वेक्टर कौन सा है, ए सी। लिहाजा हम बोलेंगे कि ये जो थीटा है ये ए आर की डायरेक्शन है, किसके रिस्पेक्ट से, ए सी के रिस्पेक्ट से, क्योंकि इस एंगल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ए सी के साथ बन रहा है। तो हमने क्या बोला है इसके बारे में कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए आर विद रिस्पेक्ट टू ए सी। तो ये जो थीटा है ये जनाब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई। और ये रिजल्टेंट किस किस का रिजल्टेंट है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का। बोले बात समझ आ गई? बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ आ गया? अच्छा, मुबशिर कह रहा है सर डेफिनेशन नहीं है हेड एंड टेल रूल की, ये क्या बात हुई यार?
ये तो बात समझ नहीं आई। डेफिनेशन नहीं है हेड एंड टेल रूल की, ये सवाल ही समझ नहीं आ रहा मुझे। मुबश्शिर तुम्हारा सवाल नहीं समझ आ रहा मुझे, तुम क्या कहना चाहते हो? बाकी लोग फटाफट काम करें। मुबश्शिर क्या पूछना चाहते हो? सर डेफिनेशन नहीं है हेड एंड टेल रूल की, क्या मतलब है इस बात से? ठीक है, मुबश्शिर कह रहा है क्लियर है, कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, ठीक है जी, करें आप लोग काम। बेटा क्लास खत्म होने में 6 मिनट बाकी रह गए। 6 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है। 6 मिनट के बाद मेरी दूसरी क्लास है। 6 मिनट्स में आपको ये काम करना है। शाबाश। अच्छा, मुबश्शिर कह रहा है कि सर जैसे आपने टेन थीटा लिया है, इसकी रिप्लेसमेंट में कॉस या साइन भी ले सकते हैं। टेन मस्ट है, हाँ इसकी मैं वजह बताता हूँ। देखो इसकी वजह ये है कि अगर हम कॉस या साइन लेंगे, तमाम बच्चे ये बात सुन लेंगे, सवाल अच्छा पूछा है इन्होंने। देखो इसकी वजह ये है कि अगर हम कॉस या साइन लेंगे तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कॉस और साइन दोनों के फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज आएगा, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है, ए आर। तो ए आर तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए आर तो हमें अभी पता नहीं है। तो अब जो चीज अननोन है वो फॉर्मूले में आ गई, तो थीटा कैसे निकलेगा? लिहाजा हम टेन इसलिए लगा रहे हैं कि जब टेन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस में ए टी और ए सी आ जाएगा। और जब कोई चीज घूम रही होगी तो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों एक्सेलरेशन पता होंगे, यानी ए टी भी मालूम होगा और ए सी भी मालूम होगा, तो इसलिए थीटा निकल जाएगा। अगर कॉस या साइन रखा तो उसमें ए आर आ जाएगा, तो वो तो हम वैसे ही फाइंड कर रहे हैं, वो तो अननोन है। समझ आई बात? ये सवाल अच्छा पूछा आपने मुबश्शिर हुसैन साहब। ठीक है, चलो। ठीक है जी।
हाँ बेटा कर लिया आप लोगों ने, अब टाइम खत्म हो गया, फटाफट कर लिया सबने। ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वो बिल्कुल लीव कर सकते हैं, क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, अब इंशाल्लाह नया टॉपिक नई क्लास में होगा, आज की क्लास खत्म है। जिन्होंने कर लिया वो जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कंप्लीट कर लें, टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बंद करने वाला हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 3 बजे 3 से 4 मैं शायद गूगल पर मुझे कहीं और जाना है, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे लोग जी बिल्कुल कर सकता हूँ। जो रह गए बेटा वो कर लें, मैं 10 सेकंड में बंद कर रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड्स मैं बंद कर रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड्स। फाइव सेकंड्स में बंद कर रहा हूँ, जो बच्चे रह गए जल्दी कर लें कंप्लीट, लास्ट 5 सेकंड्स।